देखिए लास्ट टाइम, बैठ जाओ जी। हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन बता रहे थे ना, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद जो अगला एविडेंस है, लिखिएगा एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, इवोल्यूशन का बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल जानते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब बायोकेमिकल्स हैं, ठीक है। लिविंग सिस्टम में जितने केमिकल्स होते हैं उससे संबंधित। तो देखिए जितने भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स भी क्या हैं? प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक। ये सारे जो बायोकेमिकल्स हैं, ये जितने भी लिविंग सिस्टम में आपको मिलेंगे जहां जहां, वहां इनका फंक्शन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम है, जहां जहां पेप्सिन मिलेगा या ट्रिप्सिन जहां मिलेगा, उसका फंक्शन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ही है और कोई फंक्शन नहीं है। तो बायोकेमिकल जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेम टाइप के बायोकेमिकल हैं, उनका काम भी क्या है? सेम है। तो ये कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब सभी ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के एक ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्ट्री यहां लिखेंगे, ऑल बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स हैव सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, सबके फंक्शन क्या है? सिमिलर हैं, एंड शो कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। अगला एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? एविडेंस, स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी कहाँ है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है बीरबल साहनी के नाम से। तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिसको बोलते हैं जीवाश्म, उसी को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी, ठीक है। अब इससे संबंधित देखिए फॉसिल्स क्या है। पैलेंटोलॉजी तो हो गया स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट्स आज के समय चट्टानों में या अर्थ की लेयर में मिल जाते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। डेड रिमेन्स ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द एनिमल्स दैट वर प्रेजेंट इन द पास्ट बट नॉट फाउंड एट प्रेजेंट। आज के समय वो नहीं है, किसी समय वो हुआ करते थे। उनके शरीर के कुछ अवशेषों को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बुक में लिखा भी है कि फॉसिल्स आपको जनरली कहाँ मिलेगा? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। हाँ, फॉसिल्स जो हैं, फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे? इन सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी का मतलब समझते हैं? जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, परत होती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। जो फॉसिल जितना ज्यादा डीप लेयर में होगा, जैसे मान लीजिए ये लेयर है रॉक्स की, जो फॉसिल जितना ज्यादा डीप लेयर में होगा या अर्थ में जितना ज्यादा डीप लेयर में मिलेगा वो उतना ही पुराना होगा। जो सुपरफिशियल लेयर में मिलेगा वो नया फॉसिल मिलेगा, क्योंकि दबते दबते अर्थ की निचली लेयर में वो पहुंचते चले जाते हैं। तो जितने पुराने फॉसिल रहेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? डीप लेयर्स में दिखाई देंगे। समझ में आ रहा ना? ये सबसे अच्छा एविडेंस है। अगर पूछा जाए जितने एविडेंस है सबसे अच्छा एविडेंस कौन सा है इवोल्यूशन को स्टडी करने का, तो यही है, ठीक है। लिखेंगे बेस्ट एविडेंस है ये, बेस्ट एविडेंस।
ठीक। तो ये पैलेंटोलॉजी में आपको ये फॉसिल हो गया। फॉसिल की एज कैसे पता लगाते हैं? कैसे पता लगाते हैं कोई ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है? तो कई सारी टेक्निक होती हैं, ठीक है। एज ऑफ फॉसिल, एज ऑफ फॉसिल्स, उसमें सबसे जो अच्छा मेथड, एक मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड। क्या है ये? कार्बन डेटिंग मेथड। और मेथड देखिए यूरेनियम लेड मेथड है, यूरेनियम लेड मेथड होता है, लेड मेथड, ठीक। और एक मेथड है ईएसआर मेथड, ईएसआर, ईएसआर का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। नाम याद रखिए केवल, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इसमें हम लोग कौन सा, बस कार्बन डेटिंग के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ईएसआर सबसे एडवांस मेथड है, कार्बन डेटिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, वाइडली यूज्ड मेथड, और सबसे एडवांस में ईएसआर होता है, नया एकदम। देखिए आपको पता है कार्बन 14 और कार्बन 12, कार्बन एक 14 होता है, एक कार्बन क्या है 12 होता है। जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव कार्बन बोलते हैं इसको। ये है रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, ठीक। दोनों की खास बात क्या है कि ये कार्बन 12 का अमाउंट, जैसे मान लीजिए कोई फॉसिल आज मिला, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर की हड्डी मिल गई, ठीक है, या कोई भी नेल मिल गया, या बॉडी का कोई पार्ट बचा हुआ मिल गया, तो उससे हम उस जीव के एज पता लगा सकते हैं, ये कितना पुराना फॉसिल होगा, ये कब रहा होगा धरती पर, जिसका हमको आज अवशेष मिला है। तो क्या करते हैं, उसके बचे जो पार्ट मिलता है उस पार्ट से हम कार्बन निकालते हैं। अब कार्बन 14 भी मिलेगा, कार्बन 12 भी मिलेगा। कार्बन 12 तो अनचेंज्ड रहता है, ये इसका अमाउंट बदलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो उसके शरीर में जो कार्बन 12 आज की डेट में होगा वही कार्बन 12 उस समय रहा होगा। इसके अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। किसमें चेंज आता है? केवल कार्बन 14 में आता है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसका, ये रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, इसको मेजर नहीं करते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? उसका जो शरीर का हिस्सा बचा हुआ है उसमें देखेंगे कि आज की डेट में कितना कार्बन 14 बचा है, ठीक है। और ये कितना कार्बन 14 आज की डेट में बचा है, होता क्या है, कार्बन 14 5730 ईयर्स में अपने अमाउंट को आधा कर देता है। 5730 सालों में ये आधा हो जाता है। तो साइंटिस्टों को ये तो पता है कि इस ऑर्गेनिज्म में कितना कार्बन 14 होना चाहिए आज की डेट में, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में आज की डेट में कितना कार्बन 14 होना चाहिए पता है। तो जब फॉसिल मिलता है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसके शरीर में अब कितना कार्बन 14 बचा है। अगर कार्बन 14 आधा हो गया है, कितना हो गया है 1/2, जितना होना चाहिए उसका आधा हो गया है, ये तो नहीं चेंज होगा ना, ये नहीं चेंज होता है। ये चेंज होता है तो अगर आधी उसकी मात्रा बची हुई है तो इसका मतलब उसकी वो कितना पुराना है 5730 साल, क्योंकि इतने साल में वो अपने अमाउंट को आधा कर देता है। समझ रही है चीज? आज की डेट में अगर किसी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल में जो फॉसिल मिल रहा है उसमें कार्बन 14 जो होना चाहिए उतना ना हो करके आधा हो गया है, तो इसका मतलब वो कितने साल पुराना है? इतने साल, क्योंकि इतने साल में वो अमाउंट आधा हो जाता है। अगर 1/4 रह गया है तो इसी का डबल कर लीजिए, समझ में आएगा कि इसका 2 गुना इतने साल पुराना वो फॉसिल रहा होगा, तभी तो इतने साल में आधा हुआ है ना आज जाकर के वो, समझ रहे हैं। तो इतने साल में वो क्या है, अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट,
अमाउंट गेट हाफ, आधा हो जाएगा, ठीक है। C14 का अमाउंट हाफ हो जाएगा। इसी से हम C14 कितना मिल रहा है, ठीक है, कि आधा है, उसमें जितना होना चाहिए उसका हाफ है, कि उसका 1/4 है, उसी से कैलकुलेट उसकी एज कर देते हैं। तो ये टेक्निक है, इसमें समझ में आ रहा है, ठीक। कोई समस्या? आगे देखिए, अगला जो लिख लिया ना, अगला जो एविडेंस है वो कौन सा है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब एम्ब्रियोलॉजी से, एम्ब्रियोलॉजी जानते हैं, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ को स्टडी करना या एम्ब्रियो को स्टडी करना, साइंस की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी है। ये जो एविडेंस दिया था, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, ठीक। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि जितने, जैसे कैसे पता लगेगा इवोल्यूशन हुआ, इन्होंने बताया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस से ले लीजिए और मैमल्स तक, सभी के एम्ब्रियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सभी के एम्ब्रियो में आपको मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये सब मिलेगा, होता भी है। मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सभी के एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। मतलब सभी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, सेम है, ठीक। सभी में आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेस में होता है, एम्फीबिया में कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसके बाद रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसके बाद 4 और 4 हो जाता है। तो सभी का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो क्या है, सेम है। सभी में नोटोकॉर्ड मिलती है, सही बात है, मिलती भी है, ठीक। नोटोकॉर्ड मिलती है हमारे एम्ब्रियो में, शुरुआत में क्या है, नोटोकॉर्ड मिलती है, बाद में वर्टिबल कॉलम में चेंज होती है। तो अर्नेस्ट, अब जो बुक में लिखा हुआ बता रहा हूँ, अर्नेस्ट हैकल ने एक लॉ दिया था, एक लॉ था, नोट कर लीजिएगा, लॉ दिया था, बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, एक लॉ दिया था इन्होंने, उसको बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, या इसी को बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। क्या बताती है थ्योरी, ये क्या बताता है, नियम ये बताता है, ये टेल्स, ये क्या बताती है, ये बताती है ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, रिपीट्स फाइलोजेनी। कोई बताएगा क्या मतलब इसका? सभी जो जीव हैं वो अपने पूर्वजों के हिस्ट्री को रिपीट करते हैं अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। हाँ, वही एक एडल्ट वाला पॉइंट है ना, उसी को वॉन बियर साइंटिस्ट ने उसी को पकड़ लिया था, इन्होंने एडल्ट लिख दिया था, क्योंकि एडल्ट नहीं होना चाहिए हाई वर्ड। बता रहा हूँ स्टेटमेंट क्या है। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना हम लोगों में, मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये सारी स्टेज आती हैं, एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलते हैं, ऑन्टोलॉजी, ठीक है। हाँ, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों की जो एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है, ये अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल देखिए बर्ड या मैमल या रेप्टाइल, ध्यान सुन लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, जैसे हम लोगों का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, उस समय हम लोग अपने पूर्वजों की, हमारे पूर्वज कौन, हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर, हमारा जैसे बताइए, हमारे एंसेस्टर बर्ड हैं कि हमारे एंसेस्टर रेप्टाइल हैं? रेप्टाइल से बने हम लोग, बर्ड से नहीं बने, 2 ब्रांच हो गई है, ठीक है। तो हम लोग अपने एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री को अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रिपीट कराते हैं। जैसे हम लोग का जब एम्ब्रियो होता है, शुरुआत इनके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से हमारा एम्ब्रियो सबसे पहले मछली की तरीके से दिखता है, क्योंकि सबसे पहले एंसेस्टर फिश
उसके बाद वो एम्ब्रियो दिखता है आपका एम्फीबिया के तरीके से, उसके बाद वो दिखता है रेप्टाइल्स के तरीके से, उसके बाद बर्ड, हालांकि बर्ड एंसेस्टर में नहीं हम लोगों के। इन्होंने क्या कहा था कि हम लोगों की जो ऑन्टोजेनी है, ये एम्ब्रियोलॉजी है, वो रिपीट करती है, वो क्या रिपीट करती है, फाइलोजेनी को। हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब रहते हैं तो उसमें हम अपने पूर्वजों की हिस्ट्री को रिपीट कराते हैं। जैसे कभी हम फिश रहते हैं, उसके बाद हम क्या होते हैं, एम्फीबिया की तरीके से दिखाई देते हैं, उसके बाद हम लोग बर्ड की तरीके से दिखाई देते हैं। हमारा एम्ब्रियो दिखता है, हमारा जो भ्रूण है पहले मछली की तरीके से दिखेगा, उसके बाद एम्फीबिया की तरीके से दिखेगा, उसके बाद बर्ड की तरीके से, रेप्टाइल, फिर बर्ड की तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा ना? यही तो हमारे एंसेस्टर हैं, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, यही तो फाइलोजेनी है ना हमारी। समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने, लेकिन ये पॉइंट जो उन्होंने दिया था यहाँ में लिख, इस पॉइंट को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वॉन बियर साहब ने। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वॉन बियर रिजेक्टेड बायोजेनेटिक लॉ, इस लॉ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक लाइन को बोला, वो लाइन क्या है, एम्ब्रियो, एक लाइन पढ़ दीजिए, उस बुक में ऐसा कुछ लिखा है, एवरी एम्ब्रियो रिपीट्स द, लाइन लिखा है थ्रू द एडल्ट करके, ऐसी कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ दीजिए। देखिए, अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, बताइएगा देख करके जिसको मिले। हाँ, एम्ब्रियो नेवर पास, हाँ, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज। अगर आगे मैं लिखना चाहूं तो एडल्ट स्टेज ऑफ द एंसेस्टर लिख सकते हैं हम, या एडल्ट स्टेज ऑफ एंसेस्टर। इन्होंने जो बोला था, ठीक है, इन्होंने बोला था एम्ब्रियो पास थ्रू द एडल्ट स्टेज। इनके हिसाब से क्या है, एम्ब्रियो पास थ्रू द एडल्ट स्टेज। अब देखिए, ये लाइन थोड़ा सा समझ में कम आती है। अगर मैं कहूं एम्ब्रियो, इसे नेवर को भी हटा दीजिए आप, नेवर तो उन्होंने कहा था, एम्ब्रियो पास थ्रू एडल्ट स्टेज इन्होंने बोला था। ठीक है, मतलब हर एम्ब्रियो अपनी एडल्ट स्टेज को पास करता है। अपने किसकी एडल्ट स्टेज? अपने एंसेस्टर की। इसमें इनकम्प्लीट आगे ऑफ इट्स एंसेस्टर बोलना चाहिए। हाँ, मतलब हर एम्ब्रियो, हर जीव, जितने भी जीव हैं, वो अपने एंसेस्टर की एडल्ट स्टेज को क्या करते हैं, रिपीट कराते हैं। पास करने का मतलब उसकी तरीके से दिखते हैं। सीधे से मतलब ये जान लीजिए, हम लोगों का एम्ब्रियो हमारे एंसेस्टर जो थे, हमारे एंसेस्टर का मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, इनके एडल्ट की तरीके से दिखता था। ठीक है, इनके एडल्ट मतलब हमारा एम्ब्रियो मछली की तरीके से दिखता है, तो समझ में आता है बात। लेकिन हमारा एम्ब्रियो फ्रॉग की तरीके से नहीं दिखता है, हमारा एम्ब्रियो रेप्टाइल की तरीके से नहीं दिखता, रेप्टाइल के एडल्ट की तरीके से नहीं दिखता ना। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये क्या कहे थे, हम लोगों की एम्ब्रियोनिक लाइफ जब चलती है तो हम लोगों की एम्ब्रियोनिक लाइफ में, हम अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं तो उसमें कभी हम फिश की तरीके से दिखाई देते हैं, कभी फ्रॉग और कभी रेप्टाइल, और उनके एडल्ट की तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने यही वर्ड गलत बोल दिया था कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, एडल्ट की तरीके से नहीं दिखते हैं। हम लोग अपने एंसेस्टर के एम्ब्रियोनिक लाइफ को रिपीट करते हैं, ये आपकी बात सही है, लेकिन उनकी अर्ली की एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिपीट करते हैं। अर्ली का मतलब समझते हैं? अर्ली का सेंस ये है कि चाहे फिश हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल हो, सब में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, इन सबके जो भ्रूण होते हैं, शुरुआती भ्रूण सबका मछली की तरीके से दिखता है, फिश लाइक। तो हम लोगों का जो एम्ब्रियो है वो फिश की तरीके से है, ये सही है। लेकिन हम लोगों का एम्ब्रियो फ्रॉग में एडल्ट की तरीके से नहीं दिखेगा, रेप्टाइल के एडल्ट की तरीके से नहीं दिखेगा। सबका अर्ली एम्ब्रियो सेम होता है, सबका। हमारा जो अर्ली एम्ब्रियो है वो, और बाकी जितने भी जीव हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, उनके जो अर्ली एम्ब्रियो हैं उनसे मैच करेगा। एक लाइन बोल रहा हूं फिर से,
हमारा अर्ली एम्ब्रियो जानते हैं क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो जाइगोट से बनता है मरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। शुरुआती स्टेज का जो भ्रूण होता है 1-2 महीने का, वो अर्ली एम्ब्रियो बोला जाता है। बाद में वो 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो लेट एम्ब्रियो बोलते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियो हमारा, ठीक है। और जो मछलियां हैं या एम्फीबिया हैं और जो रेप्टिलिया, उनका जो अर्ली एम्ब्रियो है वो मैच करेगा। हमारा अर्ली एम्ब्रियो हमारे पूर्वजों के अर्ली एम्ब्रियो से मैच करेगा, ना कि उनके एडल्ट से मैच करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, एडल्ट से नहीं मैच करता। तो यही इन्होंने एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज, मतलब एम्ब्रियो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अब उसके पूर्वज जो होते हैं उनके एडल्ट से मैच नहीं करता है। उनके किससे मैच करेगा? अर्ली एम्ब्रियो से मैच करेगा। समझ में आ रहा है? अब इसका एविडेंस क्या देखिए, फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं हमारे एम्ब्रियो में। क्या होती है? देखिए, हमारे एम्ब्रियो में आपको टेल देखने को मिलेगी। मनुष्य के एम्ब्रियो में शुरुआत में टेल होती है, तो सभी के एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो में टेल होती है, एडल्ट में टेल नहीं होती है। एडल्ट में बताइए, एडल्ट फ्रॉग में कहाँ टेल है? नहीं है ना, गायब है ना। लेकिन फ्रॉग हो चाहे एम्फीबिया हो, ध्यान सुन लीजिए, चाहे रेप्टिलिया हो चाहे बर्ड हो, सबका अर्ली एम्ब्रियो में टेल मिलेगा। हमारे भी अर्ली एम्ब्रियो में टेल मिलती है। ये चीज सही बता रहे हैं आप, ठीक है, कि सबका अर्ली एम्ब्रियो मैच करता, शुरुआती वाला। तो सभी के अर्ली एम्ब्रियो में टेल मिलेगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जानते हैं क्या होती हैं? मछलियों में गलफड़े होते हैं ना, गलफड़े में ओपनिंग होती है, छेद होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोला जाता है। ये हमारे भी एम्ब्रियो में मिलती है। बाद में वो चूंकि लंग्स बन जाती हैं तो काम वो गायब हो जाती हैं। ठीक, तो टेल मिलेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेगा, नोटोकॉर्ड तो होती है, बाद में वो चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये था इनका। हाँ बिल्कुल, फिश की तरीके से होता है। देखिए एक चीज और समझिए, फिश की तरीके, एडल्ट फिश की, पूरा फिश की तरीके से है, लेकिन इन्होंने जो रिजेक्ट किया था उसमें एक कारण यह है कि अब बताइए, एडल्ट जो मछली होती है, एडल्ट फिश, उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स एक्टिव होती है ना, होती हैं। तो लेकिन बाकी आगे जो है गिल स्लिट्स एक्टिव नहीं होती। हमारे एम्ब्रियो में ये गिल स्लिट्स हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही हैं। हमारे एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। ठीक, तो देखा जाए तो फ्रॉग में भी तो जब एम्ब्रियो बनता होगा, उसके एम्ब्रियो में भी तो गिल स्लिट्स होती होंगी। तो क्या फ्रॉग में गिल्स होती हैं? नहीं, फ्रॉग में तो गायब हो जाती हैं बाद में। ठीक है, तो सबके अर्ली एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स मिलेगा, लेकिन बाद में वो गायब हो जाते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियो सबका सेम है। ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमारा जो ये किसी और बर्ड का जो एम्ब्रियो है, वो बर्ड के पहले कौन आता है? रेप्टाइल। रेप्टाइल के एडल्ट से मैच करता नहीं, रेप्टाइल के अर्ली एम्ब्रियो से मैच करेगा, एडल्ट से नहीं मैचिंग होती है। इसलिए बोला एडल्ट स्टेज से पास नहीं होता है, उसका मतलब वो मैच नहीं करता है। यहाँ पास होने का मतलब क्या है? उसकी मैचिंग करना। ठीक है, ये लिख सकते हैं एक लाइन, अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स आर सिमिलर, सभी के अर्ली एम्ब्रियो सेम है। ठीक है, सबका अर्ली एम्ब्रियो सेम होता है। तो बाद में सब अलग अलग क्यों बन गए? कुछ फ्रॉग बन गए, कुछ क्या रेप्टाइल बन गए, इससे पता लगता ना विकास हुआ है। अब अगला है बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, जो खतरनाक वाला है दिया है इसमें, अब वही बचा हुआ थोड़ा सा। हाँ बताओ क्या चीज, क्या नहीं होता है? अरे हरडमानिया चला गया, उधर चला गया, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी इधर बात करें, इधर समझ लीजिए। आगे बताएं, देखिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। एवोल्यूशन का बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी जानते हैं? जियोग्राफी पता ना, और बायोजियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी के साथ बायोलॉजी जोड़ दीजिए। किसी भी बड़ी, बहुत बड़े
किसी भी जगह पर, ठीक है, कोई अर्थ पर कोई किसी एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, वो क्या बोला जाता है मिला करके, बायोजियोग्राफी। समझ में? तो बायोजियोग्राफी से संबंधित जो एविडेंस है उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, डार्विन फिंचेस पढ़ना है, डार्विन फिंचेस, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और उसके बाद प्लेसेंटल मैमल, और उनको कंपेयर करना है। फिंचेस, डार्विन, FIN। वैसे ये चैप्टर हमको भी सबसे कठिन लगता है, हाँ हमको भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सबसे टफेस्ट चैप्टर में है ये। डार्विन फिंचेस क्या है, देखिए डार्विन ने गैलापागो आइसलैंड्स पर जब गए थे, पैसिफिक ओशियन में था ना, पैसिफिक ओशियन में गैलापागो आइसलैंड्स की एक सीरीज थी, साउथ अमेरिका में है। ये कहाँ है गैलापागो आइसलैंड्स? साउथ अमेरिका में। तो उन्होंने लगभग 22 टाइप्स की ब्लैक स्मॉल बर्ड्स देखी थी, ब्लैक स्मॉल बर्ड्स देखा था, काले रंग की छोटी छोटी चिड़िया थी, 22 वैरायटी उनकी लगभग थी, 21 या 22 होगी, ठीक है। हाँ, डार्विन ने देखी थी कहाँ? इन गैलापागो आइसलैंड्स, गैलापागोस आइसलैंड पर। ये आइसलैंड पूरा एक सीरीज थी, ठीक है, वहां पर देखा था। और हर आइसलैंड पर एनवायरनमेंट क्या था? अलग अलग था, ठीक है। जो 22 आइसलैंड की पूरी एक सीरीज थी, वहां सब जगह एनवायरनमेंट क्या है? अलग अलग था। मतलब इस आइसलैंड, ये आइसलैंड एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया। ये क्या हो गया? जियोग्राफिकल एरिया हो गया ये, ठीक है। उसमें डिफरेंट हैबिटेट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? बताइए, डिफरेंट हैबिटेट होगा ना, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे जगह बदलेगी उस आइसलैंड पर, थोड़ी दूर जाएंगे और थोड़ी दूर जाएंगे तो एरिया बदलेगा। तो एरिया बदलने का सेंस ये है कि फूड भी बदलेगा। कहीं आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, कहीं आपको इंसेक्ट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, कहीं कैक्टस मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का फूड था वो डिफरेंट आइसलैंड पर, ठीक। तो वहां पर उन्होंने 22 तरीके की क्या है, बर्ड्स देखी, इन्हीं को डार्विन फिंचेस बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि जितनी बर्ड्स हैं सब ये एक ही से बनी है, सबके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है, और सब ये सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, सीड ईटिंग फिंचेस से बने हैं, जो क्या खाती हैं? सीड खाते हैं। इन्हीं को ग्राउंड फिंचेस भी कह सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर थी, ठीक है। ये क्या थी? ग्राउंड फिंचेस थी, ग्राउंड फिंचेस। ये कॉमन एंसेस्टर, ये सबके एंसेस्टर यही हैं, इन्हीं से ही, यहीं से मतलब सब एक जगह आई, पहले जो कहीं से आई होंगी ना आइसलैंड पर, उस आइसलैंड पर पहले कहीं से चिड़िया आई होंगी, फिर वो प्रजनन की होंगी, अपनी संख्या बढ़ाई होंगी, फिर उसमें से कुछ उड़ करके कहीं और चली गई, कुछ कहीं और चली गई, जहां उनको जैसा खाना मिला उसी हिसाब से उनकी चोंच में की जो शेप थी वो बदल गई। तो सबकी चोंच जो बीक थी वो अलग अलग थी, ठीक है। यहाँ जो 22 टाइप की क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, सभी की बीक की शेप में अंतर था। तो देखिए कुछ क्या थी, कैक्टस, कैक्टस फीडिंग थी, कैक्टस को खाती थी। कुछ इंसेक्ट फीडिंग थी, इंसेक्ट फीडिंग, इंसेक्ट को खाने वाली थी, ठीक है। कुछ क्या था, सीड ईटिंग, सीड खाती थी, सीड ईटिंग, सीड ईटिंग तो ये भी थी, ठीक है। कुछ नट्स को खाती थी, नट ईटिंग, जो नट्स होते हैं, नट्स ईटिंग, ठीक है। और कोई बचा हुआ है? हाँ, फ्रूट को खाने वाली, ठीक है, फ्रूट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग। तो ये अलग अलग टाइप का खाना खाने की वजह से, क्योंकि जब एरिया बदलता है तो वहां भोजन का एबिलिटी बदल जाता है, जैसा एरिया वैसा भोजन रहता है वहां पर, ठीक है। तो फिर वो जब जैसा भोजन खाएंगे उस हिसाब से उनकी बीक हो जाएगी। ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये इसको बोलते हैं एडेप्टिव
एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन या फिर आप कह सकते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। जानते हैं एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? एक ध्यान सुन लीजिए, एक कॉमन पॉइंट से ऑर्गेनिज्म अगर कहीं अलग अलग जगह पर जब जाते हैं, ठीक है, तो वहां जाकर के चूंकि इन्वायरमेंट सब जगह अलग अलग होता है, जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चले जाएं साउथ वो अफ्रीका चले जाएं, कुछ अमेरिका चले जाएं, यहाँ से कुछ कहीं और चले जाएं, तो वहां जाकर के उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालेंगे ना। जो अफ्रीका चले जाएंगे वो बेचारे धीरे धीरे ब्लैक होते चले जाएंगे, कई जनरेशंस बाद, एक दो जनरेशन में तो फिनोटाइप चेंज होगा। पहले शुरुआत में क्या होगा, फिनोटाइप चेंज होगा, लेकिन जब कई जनरेशंस वहां रहेंगे तो धीरे धीरे जीन भी चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो एक नई स्पीशीज को बना लेंगे, नई वैरायटी बना लेंगे वो। तो जब कोई जीव एक जगह से उठ करके अलग अलग एरिया में पहुंचता है तो वहां अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है, और ढालने के बाद वो अपने बॉडी में परिवर्तन करता है, चेंज करता है, वहां रहने के लिए अडॉप्ट करता है, ठीक है, और एक नई स्पीशीज को बना लेता है। समझ में आ रहा? इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। ये उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। समझ में आ रहा ना? इसको डाइवर्जेंट भी बोलेंगे, कॉमन पॉइंट से रेज की फॉर्म में रेडिएशन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अगला देखिए दिया हुआ है क्या चीज, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन है। ये भी क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, रेडिएशन है। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक आइलैंड की तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है वाटर से, ठीक है। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मेनली क्या रहते हैं, मेनली मार्सुपियल हैं वहां पर, मेनली क्या हैं, मार्सुपियल हैं, मार्सुपियल। प्लेसेंटल मैमल्स हैं लेकिन वो क्या है, कम है। प्लेसेंटा वाले जानते हैं, जैसे जो मैमल्स, जैसे हम लोग क्या है प्लेसेंटल मैमल, तो प्लेसेंटल मैमल वहां कम है, मार्सुपियल्स क्या है मेन। तो मेनली जो एनिमल्स वहां है, मार्सुपियल जानते हैं किसको बोलते हैं, पाउच एनिमल्स। ये क्या है, पाउच एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो इमेच्योर बर्थ कराते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा अविकसित होता है। ह्यूमन में जब बेबी बर्थ होता है तो पूरा विकसित बच्चा होता है, लेकिन इनका अल्प विकसित। तो उस बच्चे को अपने पेट पर, बेली पर यहाँ एक पाउच होता है, उसमें ग्लैंड्स होती हैं, उनको फीडिंग देता, मतलब उस पाउच में काफी दिन तक वो उसको पालते हैं, सरवाइव कराते हैं। तो ये हैं कंगारू इसमें एग्जाम्पल। समझ में आया, पाउच एनिमल्स। तो सेम वहां पर भी है, इस तरीके से डायग्राम बुक में बना होगा, ठीक है। डायग्राम दिखा दीजिए, नाम लिख दें इसमें, बड़ा खतरनाक नाम भी दिया है। मार्सुपियल रेडिएशन, देखिए ये कॉमन मार्सुपियल है, ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर, सबके एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। ये मार्सुपियल ये भी होगा मार्सुपियल। इसी कॉमन एंसेस्टर से जितने मार्सुपियल, ये भी मार्सुपियल है, और जितने बन रहे हैं वो भी क्या है, मार्सुपियल, लेकिन सब क्या है, अलग अलग हैं। इसी में देखिए बना है आपका टाइगर कैट है, एक जगह लिखा है टाइगर कैट, ठीक है। और इसके बाद में है बैंडेड एंट ईटर, बैंडेड एंट ईटर, ईटर हो गया, ठीक। इसके बाद में है मार्सुपियल रैट है, मार्सुपियल। सबके पास बुक है, मैं केवल जल्दी से एक दो नाम लिख दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। मार्सुपियल रैट हो गया, आगे लिखा कंगारू है, वॉम्बैट है, ठीक है, वॉम्बैट। और एक है कोयला, कोयला, कोआला है नाम ये। बैंडिकोट है, मार्सुपियल मोल है, सुगर ग्लाइडर है। ग्लाइडर जानते हैं, ये ग्लाइडर एक तरीके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करती है, जंप करती है, ये सुगर ग्लाइडर जो है, ठीक। और मार्सुपियल मोल हो गया, मोल जानते हैं, और तस्मानियन वुल्फ हो गया। तो ये सब हैं, ये सब थोड़ा नाम आप एक बार देख लीजिएगा ये, ठीक। हाँ, क्वेश्चन आएगा तो उसमें देख लीजिएगा।
अभी तक नहीं आया है। ये वाला देखिए, ये समझना जरूरी है, ये लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। देखिए इसको पकड़िए, देख पकड़ लो इसको। अगला जो दिया है इसमें देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल हैं उनमें कौन सा, वहां पर भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ होगा कि नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो मार्supial थे वो जो बने डिफरेंट टाइप के मार्supial, वो किस प्रोसेस से बने, कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से बने एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलिया के जो मैमल हैं प्लेसेंटा वाले, उनकी भी जो उत्पत्ति हुई है वो भी कैसे, एडेप्टिव रेडिएशन से हुई है। ठीक है। अब एक लाइन लिखा हुआ है बुक में कि व्हेन मोर देन, व्हेन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, वन एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन अकर्स, क्या लिखा है, हाँ, अकर्स इन आइसोलेटेड, एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, आगे क्या है, एंड डिफरेंट हैबिटेट, ये लिखा गया होगा, हाँ, शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैरेलल, ध्यान से लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में पैरेलल एक साथ दो तरीके का एडेप्टिव रेडिएशन चल रहा था। उधर मार्supial जो थे कंगारू, उनका एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा था, इधर कुछ जगहों पर क्या चल रहा था, प्लेसेंटल मैमल का। तो दोनों जगह जो जानवर बन रहे थे उनमें सिमिलरिटी थी। सिमिलरिटी देखिए ये था, इस बुक को देखिए ध्यान से, सिमिलरिटी ये थी, प्लेसेंटल मैमल में भी मोल होता है, मोल, यहाँ पर भी मोल है, लेकिन नाम क्या, मार्supial मोल है। दोनों की आप देखिए, देखने में जैसे लग रहे हैं। जहाँ एंटीटर है, चींटी खाने वाला चींटीखोर एंटीटर, और यहाँ पर नम्बेट है, उसका नाम नम्बेट है, लेकिन वो भी क्या, एंटीटर है। दोनों में एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, देखते रहो बुक को, बाद में लिख लीजिएगा, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन दोनों को देखने में लगभग सेम तो लग रहे हैं ना। ये भी एंटीटर, वो भी, ये कहाँ, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ये प्लेसेंटल मैमल है, ये मार्supial, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन से बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। ठीक है। ये माउस बना तो यहाँ पर ये मार्supial माउस देखने में से, ये लेमर है तो ये स्पॉटेड कस्कस, ये है फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली स्क्वायरल है, और ये फ्लाइंग फ्लेंजर है। ठीक है। बॉब कैट हो गया, टस्मानियन टाइगर कैट हो गया, वुल्फ हो गया, तस्मानियन वुल्फ, सेम लग रहा ना। तो जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन, या मतलब दो, वहां कितना हुआ था, दो एडेप्टिव रेडिएशन किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट में एक साथ होता है, और वो कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल का मतलब जो जीव यहाँ बन रहा है, सिमिलर जीव यहाँ पर भी वैसे ही बन रहा है, ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा मतलब काफी मैचिंग कर रहा है ना। तो दोनों एडेप्टिव रेडिएशन एक तरीके से पैरेलल चल रहे हैं, ठीक, और क्या, लेकिन डिफरेंट हैबिटेट है, लेकिन ज्योग्राफी एक ही है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है, स्थान थोड़ा सा बदल रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब समझें, जैसे ये है, ये प्लेसेंटल मैमल का है, एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, और ये किसका हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन मार्supial का है। दोनों का फंक्शन क्या है अगर सेम, क्योंकि कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि वर्क अगर सेम हो, तो यहाँ वर्क का सेंस ये है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक तरीके से बन रहे हैं, दोनों का खाना पीना एक ही जैसा होगा। ठीक है। दोनों का फूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते, मान लीजिए जो आप यहाँ बैठे हैं, जो आप वर्क से, आप यहाँ कोई मुंबई में है, जो पर्सन मुंबई में जो काम कर रहा है, आप वही काम आप यहाँ भी कर रहे हैं ना। थोड़ा सा हैबिटेट में डिफरेंस है कि नहीं है, वो वहाँ है, आप यहाँ है।
सिमिलर काम हो रहा है ना, ठीक। तो इसी को आप कम पैसा कमा रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है, काम वही कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कन्वर्जेंट चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, एक साथ इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम टाइप का वर्क चल रहा है, बस क्या थोड़ा सा एरिया में डिफरेंस है और ओरिजिन में अंतर है, क्योंकि जब ओरिजिन डिफर होती है तभी होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आपने पढ़ा ना एनालॉगस ऑर्गन, ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन सेम हो जाते हैं, तब होता है कन्वर्जेंट। तो यहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम टाइप के दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़ा सा दोनों की ओरिजिन अलग है और थोड़ा दोनों का क्या है, थोड़ा सा हैबिटेट में डिफरेंस है, ठीक। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा बुक निकालना पड़ेगा, कितना टाइम हो रहा है 38। अब वो जो बुक आप ओपन कर लीजिए, मैं यहाँ से, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक चीज है उसमें जो दिया ना, कौन सा वाला, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, जब से अर्थ बनी तब से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। अर्थ का पूरा टाइम पीरियड, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है पहले इयोन में, ठीक है। इसके बाद में इयोन को डिवाइड किया गया है इरा में, इरा को डिवाइड किया गया है पीरियड में, और पीरियड को डिवाइड किया गया है इपॉक में, EPOCH क्या है। जैसे साल को डिवाइड करते हैं महीनों में, और महीने को डिवाइड करते हैं दिन को घंटे, घंटे को मिनट, फिर सेकंड में, ऐसे पूरे धरती के इतिहास को, समय को कई इयोन में, कई का मतलब 3 इयोन है लगभग, और हर इयोन में आपको इरा मिल जाएंगे, हर इरा में आपको पीरियड और हर पीरियड में आपको इपॉक मिलेगा, ठीक। अब कौन कौन से वो हैं थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए बता रहे हैं आपको। इयोन में देखिए लिखा हुआ है हैर्डेन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक और फेनरोजोइक। यहाँ जो इयोन है वो नाम लिखिएगा, हैर्डेन HADEN, आर्कियन प्रोटीरोजोइक, ये वैसे रटना नहीं, समझने के लिए हो, फेनेरोजोइक हो गया, फेनीरोजोइक। ये आपके 4 इयोन हो गए, ठीक है। ये 4 क्या हो गए, इयोन हो गए। धरती का जो इतिहास है 3 इयोन, ये जो रिसेंट इयोन हम लोग जिसमें चल रहे हैं ना, करंट वाला इयोन कौन सा है, फेनेरोजोइक है, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के बोलते हैं प्री। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे किसमें, इरा में, ठीक है। तो जो इरा दिया हुआ है वो देखिए प्री कैम्ब्रियन इरा, तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन इरा, प्री कैम्ब्रियन इरा। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हैर्डेन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक, इनको इरा में डिवाइड नहीं किया गया, तीनों को मिला करके एक कॉमन इरा बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन इरा। समझ में आ रहा ना, तीनों को, इस समय को पूरा, ठीक। और फेनरोजोइक को है, इसमें है इरा, 3 इरा इसमें है। देखिए पहला इरा कौन सा दिया है, देखिए पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक है। तो ये हो गया पैलियोजोइक, इसी के नीचे लिखिएगा, इरा के नीचे ही, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। हम लोग किस इरा में हैं, सिनोजोइक। कौन सा इयोन में है, फेनेरोजोइक में, ठीक। तो ये सबसे करंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट ये है, सबसे करंट में ऊपर आएगा। समझ में आ रहा ना, हाँ। उसके बाद फिर कभी आएगा कुछ नया, अभी तो यही है ना, अभी यही सिनोजोइक चल रहा है इरा, करंट वाला, ठीक। इसमें है टर्सरी और क्वार्टरनरी पीरियड है, हम लोग क्वार्टरनरी पीरियड में हैं। पीरियड देखा जाएगा तो क्वार्टरनरी करंट चल रहा है, समझ में आया, हाँ। अब देखिए जो अर्थ की हिस्ट्री 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ की ओरिजिन, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ध्यान सुन लो, लिख लेना,
4.5 बिलियन साल पहले धरती की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा समय कहाँ बीता, यहाँ बीता। सबसे ज्यादा समय नोट कर लीजिएगा, 88% टाइम ऑफ जियोलॉजिकल स्केल का इसी में है। 88% समय आपका यहीं लग गया, ठीक। 88, बाकी 12% टाइमिंग इसमें लगा है, इसमें लगा है 12% टाइम। धरती का 12% जो समय बीता वो इसमें, 88% समय इसमें। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद में, इसको तो प्री कैम्ब्रियन को पढ़ना ही नहीं जाता, इसको कहेंगे पीरियड, तो कोई पीरियड नहीं है इसमें कोई पीरियड है ही नहीं है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है प्री कैम्ब्रियन में, कह सकते हैं कि किस किस क्या हुआ होगा प्री कैम्ब्रियन में। तो प्री कैम्ब्रियन में ये जो हैडन देख रहे हैं, ये सबसे ओल्ड, सबसे पुराना समय है, ठीक। इसमें यूनिसेलुलर, नोट कर लीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने थे। उसके बाद यूनिसेलुलर में आप कह सकते हैं कि पहले बना होगा प्रोकैरियोट, फिर बना होगा यूकैरियोट बने होंगे। तो हाँ, और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स इसी में है, इसमें ही आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट समझते हैं ना, अकशेरुकी की, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, ये सब इसी में है। और जो हायर इन्वर्टिब्रेट जैसे आपका मोलस्का हो गया, ठीक है, और इकाइनोडर्म्स हो गया, ये जो हायर वाले हैं ये सब यहाँ रहेंगे। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आपको यहाँ ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई उनकी यहाँ पर। समझ में आ रहा ना? कह सकते हैं यहाँ पानी में जीवन बीत रहा था। प्री कैम्ब्रियन एरा में लाइफ कहाँ थी? वाटर में थी पूरी तरीके से, कोई एनिमल धरती पर नहीं आया था। एम्फीबिया वगैरह था ही नहीं, एम्फीबिया तो और ऊपर आया है ना, ठीक है। यहाँ डिवोनियन पीरियड में फिशेज आ जाएंगी आपके, मछलियाँ आएंगी, तो मछलियाँ भी पानी में, ठीक। तो पूरा जो लाइफ कहाँ थी इसमें, लाइफ इन वाटर, लाइफ इन, क्योंकि ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट से पानी में थे, वाटर में लाइफ बीत रही थी इसमें। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये सब कहाँ है? प्री कैम्ब्रियन एरा में है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पहले जो एक मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब इनके थोड़ा सा पीरियड है, उनको नोट कर लीजिए, चाहे जैसे आप नोट क्या करना उसमें देख रहे हैं वही से समझ लीजिए, बता दे रहे हैं आपको। ये बुक का पेज ओपन कर दे रहे हैं, देखिए जहां पर जिसमें सवाल आते हैं ना वही देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा झंझट पालना नहीं है, याद होगा नहीं वैसे भी है। देखिए पेज पर आइएगा, ये वाला पेज समझना है थोड़ा सा, इसको समझ लीजिए, बता रहा हूँ। पहले इस पेज को समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ से टिक कर लीजिए क्या क्या आपको आना चाहिए इस पेज में। ये ओपन ही नहीं हो रहा, ये यहाँ तक ओपन हुआ, यार टाइम लगाते हैं। ये देखिए डायनासोर सब हैं ये सब, ये देखिए इसको देख रहे हैं, ये लिखा है फैमिली ट्री। क्या लिखा हुआ है? फैमिली ट्री, ठीक है। आ गया पेन यहाँ से, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर। ये जो देख रहे हैं ये ब्रैकियोसोरस है। ये क्या है? ब्रैकियोसोरस, ठीक है। ये लॉन्ग नेक वाला डायनासोर है, जो लंबी गर्दन वाला और लॉन्ग टेल वाला है, ठीक। ये हर्बीवोर है, ध्यान रखना, ये क्या नोट कर लीजिएगा, हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है सब ये, ठीक है। ये सब शाकाहारी, यही मांसाहारी ये वाला,
वो अलग होने वाला, ठीक। स्टीरोसॉरस है, ये भी क्या है लिखिएगा, हर्बीवोर, हर्बीवोर है, ठीक है। तो जितने डायनासोर थे, एक कॉमन होगा ना, कोई एक पूर्वज होगा उनका, डायनासोर का एक पूर्वज होगा। तो पूर्वज यहाँ दिखा रही है, देखिए पूर्वज है कोई, उससे क्या बना, ये ब्रैकियोसोरस बन गया, उसी से क्या बना, स्टीरियोसोरस बन गया। ये कॉमन है यहाँ पर, उसका नाम नहीं लिखा गया। इससे ये बना, इससे ये बन गया, इसी से क्या बना है, ट्राइसेप्टोरस, ठीक है, ट्राइसेरोटॉप्स बना है, ट्राइसेरोटॉप्स। तो याद रखिए कि ये इससे बना है, ना कि डायरेक्ट यहां से, ठीक, समझ में आया। इसके बाद यहां पर अगला जो बनना है इससे, ये क्या है, टायरानोसोरस। इसकी हाइट 20 फीट थी, 20 फीट हाइट थी, ठीक है। ये कार्निवोर था, कार्निवोर। इसमें देखिए 3 आपको इस तरीके से वो दिखाई दे रहे होंगे। ट्राई का मतलब 3 हॉर्न, 3 इसके सिर पर क्या है, हॉर्न है, ठीक है, हाँ। और ये टायरानोसोरस जो है, ये 20 फीट हाइट का है, ये सबसे जायंट है, ठीक। इसके दांत जो है बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक। ये कार्निवोर है, तो इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद यहां से देखिए, ये टेरेनोडॉन है, ये फ्लाइंग करता है, ये है फ्लाइंग डायनासोर। डायनासोर भी कुछ फ्लाइंग करते हैं, उड़ने वाला डायनासोर है, फ्लाइंग। इसको लिखिएगा, टेरोडॉन क्या है, फ्लाइंग डायनासोर हो गया, ठीक। ये क्रोकोडाइल यहीं से डायरेक्ट बना है, ये क्या है, रेप्टाइल है। तो डायनासोर भी तो रेप्टाइल है, सबके सब क्या पढ़ रहे हैं हम, रेप्टाइल ही सब है ना। तो क्रोकोडाइल बना, आर्कियोप्टेरिक्स बना यहां से, उस आर्कियोप्टेरिक्स से क्या बन गया, बर्ड्स। तो बर्ड्स की उत्पत्ति कहां से हुई है, रेप्टाइल से। और आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की। इसमें कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के होते हैं, कुछ क्या है, रेप्टाइल। बता सकते हैं इस आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड का कैरेक्टर कौन सा है और रेप्टाइल का कैरेक्टर कौन सा है। बर्ड का है, इसमें बीक होती है, चोंच, और बीक में टीथ होते हैं, इसमें टीथ होते हैं, ये रेप्टाइल, क्योंकि चिड़ियों की बीक में दांत नहीं होते हैं। तो बीक का होना ये बर्ड का कैरेक्टर है, और जबड़े में दांत होना ये रेप्टाइल का कैरेक्टर हो गया, समझ में। बीक में इसके टीथ भी होते हैं। इसकी बॉडी पर फीदर्स होते हैं, जो कि बर्ड का कैरेक्टर है। रेप्टाइल में फीदर नहीं होते हैं, फीदर्स, फीदर्स ऑन बॉडी, ठीक है। और इसमें आपको टेल मिलेगी, जो क्या है, रेप्टाइल का कैरेक्टर है। तो कनेक्टिंग लिंक है, नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्ट करती है किसको, रेप्टाइल को बर्ड से। रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के लक्षण हैं। तो इससे साबित होता है कि बर्ड्स की उत्पत्ति रेप्टाइल से हुई है। तो थोड़ा सा ये नाम याद रखिएगा डायनासोरों के। कौन सा वाला, स्पेलिंग नहीं, ट्राइसेरोटॉप्स, हाँ ये वाला, ये है टायरानोसॉरस, ये वाला टेरिनोडॉन। ये कहाँ से आया, इन्हीं से बना है, यहीं से बना है, देखो ये जाकर के डायरेक्ट। इसके पूर्वज, सबके पूर्वज कॉमन है, यही कॉमन एंसेस्टर से हैं, सब बने हैं, ये सब कॉमन है यहाँ से, समझ में आया। इसको हटा दें। देखिए इसके बाद में आगे का जो पैराग्राफ है ये पढ़ लिए हैं। जो लाइन नहीं समझ में आएगी बताइएगा इस बुक में कि हमको लाइन नहीं, लाइन कटे ना, मैं बता दूंगा आपको समझा करके, ठीक है। लाइन सब समझा देंगे। ये पढ़ना, ये वाला पेज। और उसके भी पहले ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये सब ओपन कर लीजिए, यहाँ मैं आपको एक ही लाइन समझा रहा हूँ। जो सवाल आएगा उसको यहीं से नोट करते रहिएगा, ठीक है। पॉइंट बना करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सब नहीं पढ़ना है, ठीक। ये ब्रीफ अकाउंट एवोल्यूशन की समरी बता रहा है। तो देखिए लिखा है 2000 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले लाइफ बनी थी, ये मैंने बताया था आपको। सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म तो बना 3 बिलियन ईयर्स एगो, सबसे पहला। लेकिन वो कौन सा बना था,
हेटेरोट्रॉफ आए थे ना सबसे पहला, हाँ सबसे पहला सेलुलर जो जीव बना था वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ मन या कह सकते हैं 2BYA, ऐसे भी कह सकते हैं ना, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू द सेल विथ मेम्ब्रेन इज नॉट देम। ये लाइन समझ रहे हैं? ये कह रहा है जैसे मैंने आपको बताया था एक वर्ड क्वेसरवेट बताया था ना, क्वेसरवेट में था क्या, जब समुद्र में जीवन की उत्पत्ति चल रही थी तो प्रोटीन बन गया था, कार्बोहाइड्रेट और ये लिपिड ये सब बन चुके थे। तो ये कहाँ से बने थे? वो जो गैसेस आपस में कंबाइंड की थी ना, गैसेस कंबाइंड करके सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक बना था, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। तो यही सब तो कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि पानी में एवोल्यूशन चल रहा था तो इसके चारों तरफ एक वाटर की मेम्ब्रेन बन गई थी। ये यही बोल रहा है, नॉन सेलुलर एग्रीगेट है ये सेल नहीं है, लेकिन सेल की तरीके से दिखता है क्वेसरवेट। समझ में आता कि सेल, क्योंकि मेम्ब्रेन है, एक पानी की झिल्ली है, तो ये इससे जो है सेल कैसे बनी, सेल मेम्ब्रेन कैसे बन गई, ये नॉट नोन है। देखा ना, मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल। जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब अंदर मैक्रोमोलिक्यूल है ना, बड़े वाले प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, उनके चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन है। इससे कैसे जो है सेल बन गई? मेम्ब्रेनस एनवेलप, मेम्ब्रेन वाली सेल कैसे बन गई जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती थी, वो नॉट नोन है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, सम ऑफ दिस सेल हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। बोल रहा है कुछ सेल में ऑक्सीजन की रिलीज करने की क्षमता थी। बताइए कौन सा है ये किसकी बात हो रही है? ये हो रहा है साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। कुछ में ऑक्सीजन को निकालने की क्षमता डेवलप हुई। ब्लू ग्रीन एल्गी ने तो सबसे पहले क्या किया? ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करा है ना सब। उसके बाद तो सब ऑक्सीजन निकालने लग गए जितने प्लांट थे। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी तो आया था, उसके पहले बैक्टीरिया आए थे, खाना तो बना लेते थे लेकिन वो सल्फर निकालते थे, वो ऑक्सीजन नहीं निकालते थे क्योंकि H2S यूज करते थे। यहाँ तक हो गया? फिर उसके आगे बीजीए लिख लीजिएगा, जो बात ये होता था। आगे देखिए इसको, ये डायग्राम अभी समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कुड हैव बीन सिमिलर टू लाइट रिएक्शन, मतलब उनमें भी लाइट रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, जहां पानी टूटा होगा और सनलाइट की मदद से, और क्या होगा? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होंगे उसमें। ये कोई समस्या नहीं, ये छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर। धीरे धीरे सिंगल सेल क्या होते चले गए? मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट वर फॉर्म। ये नोट कर लीजिए, अंडरलाइन 500। पूछा जाता है इन्वर्टिब्रेट कब बना, तो 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई थी। अलग पॉइंट करके तो बनाइए, कॉपी में लिख लीजिए, इन्वर्टिब्रेट ओरिजिनेट 500 मिलियन ईयर्स एगो। या 0.5 BYA लिख सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? 0.5 BYA, क्योंकि 1000 मिलियन का मतलब 1 बिलियन होता है ना, तो आधा बिलियन साल पहले क्या है? इन्वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, जॉलेस फिशेज। इन्वर्टिब्रेट जब आए तो उसके बाद क्या आया? वर्टिब्रेट आया। ठीक है, तो इसमें देखिए जॉलेस फिशेज बनी थी ना, पढ़ा ना, पेट्रोमाइजोन वगैरह, जिसमें जबड़ा नहीं होता था, सर्कुलर माउथ होता है उनके। ठीक है, तो जॉलेस फिशेज इवॉल्व, ये भी डाटा नोट कर लीजिए। जॉलेस फिशेज 350 मिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुई थी। ये सब पॉइंट बना के लिखिएगा। ठीक है, जैसे लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट, ऐसे लिखिएगा इन्वर्टिब्रेट, इसकी ओरिजिन कब है? ओरिजिन 350 MYA। ऐसी सबका नोट करते रहिएगा, रख डालिए। ठीक है, अलग साइड में। हाँ, तो सीड वीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड अराउंड 320। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये समुद्री खरपतवार है, सी वीड्स, समुद्र में जो वीड्स होते हैं उनकी ओरिजिन कब हुई? 320। वी टोल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेड ऑन द लैंड वर प्लांट। ये सब जानते हैं ना कि इस धरती पर जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस धरती पर पहले कौन आया बताइए? पहले एनिमल बने थे कि पहले प्लांट बने थे? पहले प्लांट, क्योंकि प्लांट को खा करके तो एनिमल फिर बने होंगे, प्लांट पर डिपेंड होंगे। तो प्लांट ऐसे जीव थे जो धरती पर आए पहले, क्योंकि एनिमल तो बाद में बने, तो प्लांट ही पहले आए। तो प्लांट सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनिज्म है जो इन्वेड का मतलब एंट्री किए थे लैंड पर।
दे वर वाइड स्प्रेड, धीरे धीरे पूरे धरती पर फैल गए। व्हेन एनिमल्स इन्वेट लैंड, जब इसके बाद एनिमल्स आ गए। फिशेज विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स इन्वर्ट लैंड, ये सब बेकार बात है। दिस वाज, हाँ ये कह रहा है कि फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन द लैंड, कुछ मछलियां लैंड पर मूव करने की कोशिश करती थी, लेकिन चूंकि वापस पानी में आ जाती थी वाटर के लिए, क्योंकि वाटर पर डिपेंड है सब, तो गो बैक टू द वाटर। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा ना, कुछ मछलियां लैंड पर आने की कोशिश करती थी लेकिन बाद में वाटर में वापस चली जाती थी। दिस वाज अबाउट थिंग्स, ये भी छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये लिखा है, इस पर क्वेश्चन आता है, एक ये और ये 3-4 पॉइंट, ये वाला देखिए। 1938 में एक फिश को पकड़ा गया था साउथ अमेरिका में, सिलोसेंथ उसका नाम था। साउथ अमेरिका की लेक में एक मछली को पकड़ा गया था, सिलोसेंथ। उस समय वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, आज भी एक्सटिंक्ट ही है, लेकिन 1938 में इसको पकड़ा गया था, खोजा गया था, ठीक है, ये मिल गई थी, हाँ मछुआरों को मिल गई थी सिलोसेंथ, विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसको ये माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, हाँ साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम याद रखना है कि विच फिश वाज कॉट इन 1938, ठीक। These animals called low fins evolve into the, these animals called low fins, देखिए आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं। इसके बाद फर्स्ट एम्फीबियल, जानते हैं एम्फीबिया कहाँ रहता है, एम्फीबिया वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी, ठीक है। टाइम होने वाला है। There are no specimen of these left with us, क्या कह रहा है, फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव ऑन बोथ, हाँ एक इस लाइन को समझिए, देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, मतलब एम्फीबिया हम सबको पता है कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, इतना सब जानते हैं। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, मतलब आज के समय जो सबसे पहला एम्फीबियन था वो धरती पर नहीं है, उनका कोई स्पेसिमेन नहीं है। एम्फीबिया है, फ्रॉग मिलता है, लेकिन जो फर्स्ट एम्फीबिया था वो अब उसका कोई स्पेसिमेन नहीं है, जाहिर सी बात है कहाँ मिलेगा, ठीक है, लाइन समझ रहे हैं। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ लेफ्ट विथ अस, इनका कोई स्पेसिमेन हमारे पास नहीं है। एम्फीबिया का है लेकिन फर्स्ट एम्फीबिया का नहीं है, यहाँ एक वर्ड लिखा फर्स्ट, समझ रहे ना, एम्फीबिया का स्पेसिमेन तो है लेकिन फर्स्ट एम्फीबिया का हमारे पास कोई स्पेसिमेन नहीं है, वो गायब हो चुके हैं सब, ठीक। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न, आज के जो फ्रॉग हैं इनके पूर्वज यही थे, क्योंकि फ्रॉग भी क्या है, एम्फीबिया है, तो वो भी बना होगा ना, उसके भी तो कोई पूर्वज होंगे। हालांकि फ्रॉग जो है वो फिश से बना है, उसके एंसेस्टर फिश, लेकिन फ्रॉग में भी जैसे एम्फीबिया में भी तो कैटेगरी होती है, सैलामेंडर एक एम्फीबिया हो गया, एक फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग जो उत्पत्ति हुई है उसकी किससे हुई है, इन एम्फीबिया से हुई है। ये भी एम्फीबिया थे, ये मतलब फ्रॉग के पूर्वज ये हैं जो पानी में भी रहते थे और लैंड पर भी रहते थे, वो सब गायब हो गए हैं। तो फ्रॉग का जो मॉडर्न डे फ्रॉग है और सैलामेंडर है, इनके एंसेस्टर क्या है, यही थे जो अब नहीं है। हाँ, द एम्फीबियन इवॉल्व फ्रॉम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, अब ये वाले एम्फीबिया से क्या बना, रेप्टाइल बना। तो ऐसे नोट कर लीजिएगा कि फिश से क्या बना, फिश से बना एम्फीबिया, एम्फीबिया, और एम्फीबिया से क्या बना, रेप्टाइल बना, और रेप्टाइल से बना एक साइड में मैमल और एक साइड में से बन गया बर्ड्स, ठीक है, अलग अलग हो गया, हम लोग बर्ड से नहीं बने हैं। तो एम्फीबिया से क्या बन गया, रेप्टाइल, ठीक है। अब जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रॉग जो होता है अपने अंडे वाटर में देता है, ठीक है, और यंग वंस डायरेक्ट नहीं बनाता है, क्योंकि पानी में है तो कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन जब ये रेप्टाइल बने एम्फीबिया से रेप्टाइल, तो रेप्टाइल ने अपने अंडे लैंड पर रखना, क्योंकि रेप्टाइल एक पहला ऐसा जीव है जो लैंड पर पूरी तरीके से सफल हुआ। आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, फर्स्ट लैंड प्लांट कौन सा है बताइए, फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा बोला जाता है, और फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइटा। वैसे ही फर्स्ट एनिमल जो है वो एम्फीबिया है जो लैंड पर आया,
लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि पानी में उसको बार बार जाना पड़ता था, और आपको वाटर में जाना पड़ता ना रिप्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट सक्सेसफुल कौन है? रेप्टाइल। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल बना, लेकिन रेप्टाइल में खासियत ये थी कि इनके जो अंडे थे वो थिक शेल्ड थे। भाई धरती पर रहना है, अंडे प्रीडेटर के द्वारा खा लिए जाएंगे, अंडे धूप में सूख जाएंगे, उनसे बचाने के लिए रेप्टाइल ने अपने एग्स के चारों तरफ क्या कर दिया? शेल्ड कर दिया, जो ड्राई नहीं हो पाते थे। अगेन वी ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंडेंट टर्टल्स, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल। मतलब मॉडर्न डे डिसेंडेंट टर्टल हैं, टॉर्टोइज हैं, क्रोकोडाइल हैं, ये सब से डेवलप हुए नेक्स्ट 200 रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट टाइप्स से डोमिनेट हो गए। मतलब कह रहा है कि 200 मिलियन साल बाद अलग तरीके का रेप्टाइल आया, और वो क्या था? वो था डायनासोर। और डायनासोर खत्म हो गए, क्यों हो गए? अचानक खत्म हुआ। इसमें कहीं लिखा हो गया कि डायनासोर खत्म हो गया, अचानक हुआ, किसी को पता नहीं लगा क्यों खत्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि जो है भोजन के अभाव में फिनिश हो गया, कुछ लोग मानते हैं एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो गया, और कुछ लोग मानते हैं कि कोई ऊपर से कोई ऐसा उल्का पिंड गिरा कि जो पूरा डायनासोर को खत्म कर मारा। ठीक है, वो भी थ्योरी है, वो भी थ्योरी है। बुक में 2 ही लिखा है, लेकिन वो भी है कि आकाश से कुछ ऐसे मीटेरॉइड्स आए धरती पर जिन्होंने डायनासोर को फिनिश कर दिया। तो यहाँ तक हो गया। ये डायग्राम जो खतरनाक वाला 2 डायग्राम बचा है, और एक खोपड़ी वाला डायग्राम नीचे बचा है। ये देखो जी, ये वाला बच्चा है, ये वाला। ये रात में कहीं डरा ना दें किसी को। तो इसको आगे समझिएगा। ये चैप्टर वाकई ऐसे है, ये क्या किया जाएगा? ये चैप्टर ऐसे टफ है, ये है इतना टफ। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसा लगता है? टफ लगता है ना? सबसे आसान, उससे आसान कोई चैप्टर पूरी बुक का नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत आसान चैप्टर है, सारे आसान हैं, बस थोड़ा सा इसमें यही दे दिया क्या करेंगे।